भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाता है? 51%। कितने प्रतिशत भूभाग पर चारागाह है? 4%। कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 21%। जबकि होना चाहिए 33%। ठीक है। और कितना प्रतिशत भूभाग जो है जो बंजर है? 24%। ठीक है। और कृषि राज्य का विषय है और यह किस अनुसूची में वर्णित है? 7वीं। और प्रविष्टि संख्या 14। अच्छा, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब हुआ था? 2006 में। और उसी ने यह कहा कि कृषि को समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में लाया जाए। अंतरिम भारत में कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और देश जब आजाद हुआ 1947 में, उसमें भी कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है। और भारत के अंतर्गत जितने खाद्यान्न जो बोया जाता है, खाद्य फसलें, उसमें सबसे ज्यादा भूभाग पर किसकी खेती की जाती है? चावल की। 47% भूभाग पर। इसका मतलब है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल है। और विश्व में चावल के उत्पादन में प्रथम देश कौन है? चीन है। और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। IR20 किसकी प्रजाति है? चावल की है। माने चावल का सबसे ज्यादा पैदावार करने वाली प्रजाति IR20 है। ठीक है। अच्छा, अब आइए गेहूं के बारे में। विश्व में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादक देश चीन। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत। और भारत विश्व का 12% गेहूं का उत्पादन करता है और भारत के कुल खाद्य फसलों के क्षेत्रफल का 14% पर गेहूं की खेती होती है। ठीक है। और देश में, भारत देश में गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है गेहूं के उत्पादन में। जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अगर पूछा जाए तब होगा पंजाब। अच्छा, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर। और उसके बाद चावल की खेती पर पड़ा। परंतु चावल की तुलना में गेहूं का उत्पादन ज्यादा हुआ। अच्छा, और इसमें हरित क्रांति में कौन सा गेहूं था? मैक्सिकन गेहूं और फिलीपींस चावल। इसीलिए चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फिलीपींस में है। ठीक है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में MS स्वामीनाथन। ध्यान देना है। और नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे वे अमेरिका के थे और MS स्वामीनाथन भारत के थे। और उन्हीं को भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 में। और भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को माना जाता है। और भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में हुआ था 1960 में। GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और उस समय ये कहाँ था? उत्तर प्रदेश में ही था। 2000 में ना उत्तराखंड को अलग किया गया। ठीक है। अब कुछ प्रश्न बताइएगा कि कुछ कृषि विधियां हैं। जैसे रेशम कीट पालन को कौन सी कृषि विधि मानेंगे? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब रेशम कीट पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। विटीकल्चर अंगूर। बर्मीकल्चर केचुआ पालन। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर बागवानी। एरोपोटिक हवा में पौधे को उगाना को एरोपोटिक कहेंगे। और हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है कि जल में पौधे को उगाना, अर्थात बिना मिट्टी के पौधे को उगाने को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, सिर्फ पानी की सहायता से। और हवा में अगर पौधा उगाना है तो एरोपोटिक करेंगे। ठीक है। हरित क्रांति में क्या होता था? खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल। और बायोडीजल किससे बनता है? रतन जोत, जिसे अंग्रेजी में जेट्रोफा पौधा कहा जाता है। इतना बड़ा बड़ा बीज होता है वो, उसी से तेल निकाला जाता है। बहुत जहरीला होता है। गलती से भी जानवर उन्वर खा लेगा तब कहानी खत्म हो जाएगा। तो कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन।
और ये जो उड़ीसा का जो चिल्का झील है वह झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, और यही वह मसाला है जिसके चलते भारत देश गुलाम हो गया। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, कोची मेची लिंक जो है प्रोजेक्ट मोदी साहब ने उद्घाटन किया था कि जोड़ना है, तो अमृत परियोजना नदी जोड़ो। नदी के जोड़ देने से क्या फायदा है बताइए? एक तो पनबिजली के उत्पादन के लिए पानी ज्यादा मिलेगा, बाढ़ जो आ रहा है इधर उधर पानी भाग रहा है वो नहीं भागेगा, जल का उपयोग, हाँ सिंचाई का भी साधन विकसित होगा। अच्छा, गोल क्रांति गोल राउंड आलू उत्पादन। स्वर्ण क्रांति बागवानी। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन। काली क्रांति कच्चा तेल ब्लैक रिवोल्यूशन। अच्छा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे दूध उत्पादन के? वर्गीज कुरियन, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई थी। अगर आज वर्गीज कुरियन ने ध्यान नहीं दिया होता तो घर घर में जो ये सब दूध मिल रहा है, जैसे सुधा मिल रहा है, मदर डेयरी, आनंद डेयरी, ये सब नहीं मिलता। और भारत विश्व में दूध एवं दुग्ध उत्पाद यानी कि मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। अच्छा, तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में। भारत उर्वरक के उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है, यानी कि उर्वरक का उत्पादन में तीसरा और उपभोग यानी कि खर्चा करने में भी तीसरा। और जबकि चीन जो है यह उत्पादन में भी प्रथम है, उपभोग में भी प्रथम है, खूब दवाई मारता चीन। अमेरिका जो है यह दूसरा है। तो विश्व में उर्वरक के उत्पादन में पहला चीन, उपभोग में भी चीन। अब विश्व में दूसरा उर्वरक के उत्पादन में अमेरिका और उपभोग में भी अमेरिका। और तीसरा स्थान है उपभोग एवं उत्पादन में भारत का। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का 94% और फास्फेटी उर्वरकों की खपत का 82% ही उत्पादन करता है। नाइट्रोजनी उर्वरक में कौन आ जाएगा? यूरिया। और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह से आयात करता है। तो NPK, तो N नाइट्रोजन बना लेता, P से पोटास बना लेता, लेकिन के जौन पोटेशियम बा वो सब आयात करे के पड़ेला। बाकी NP चलावेला, NP के उत्पादन करेला, खाली पोटेशियम के आयात करेला। विश्व में पहला स्थान भारत का कौन सी में? सुन लीजिए, हल्दी के उत्पादन में, हरदिया अदरक, ये सब क्या है? तना के उदाहरण है। नारियल के उत्पादन में केरल है। केरल का कासरगोड नारियल अनुसंधान केंद्र है, केरल में आता है। काली मिर्च भी केरले है। और काली मिर्च क्या है? वही गोल मिर्चुआ, हमने कहा जाला गोलमरीच। अच्छा, काजू भी केरले है। और विश्व में भी काजू उत्पादन में, काली मिर्च उत्पादन में, नारियल में, अदरक में, हल्दी में, आम के, केला के, चीकू के और खट्टे नींबू के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? दूसरा है। और प्रथम स्थान चीन का है फल एवं सब्जी में। अच्छा, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। उसी समय बताए थे गेचाक मुझको, ठीक है। वो गेहूं, चावल, मूंगफली, तो से तंबाकू। अच्छा, तो तंबाकू के उत्पादन में चीन पहला और उपभोग भी वही कर लेता है, प्रथम स्थान। और दूसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान है भारत का। उत्पादक एवं उपभोक्ता में तीसरा स्थान है भारत का। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्यूरिंग। और जिससे पत्तियों में वांछित रंग एवं गंध एवं उसके गुण का विकास होता है। तो जो तंबाकू खाता होगा वो बताएगा, बड़ा बढ़िया खैनी बा। अच्छा, सुखाता है। तंबाकू के पत्तियों पर ही
मोजैक रोग हुआ जिससे वायरस की खोज हुई? TMV, टैम्बेको मोजैक वायरस। और किसने वायरस की खोज किया? इवानोस्की ने। अच्छा, भारत में चाय की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में। और चाय की पत्तियों में कैफीन एवं टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। और भारत में सर्वोत्तम चाय का उत्पादन कहाँ होता है? दार्जिलिंग। और कहाँ है दार्जिलिंग? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। और विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि उलंग क्या है, तो चाय का प्रजाति है, और ये होता है ताइवान में। और भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होगा? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। और चाय की पत्तियों में कैफीन एवं टैनिन पाई जाती है। और भारत में चाय की खेती सबसे पहले 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में शुरू हुई। असम के जोरहाट में ही चाय अनुसंधान केंद्र है। और बिहार के किशनगंज जिला में चाय की खेती होती है। नेक्स्ट बताइएगा कि सबसे अच्छा कोटि का कहवा अरेबिका है। सबसे अच्छा कोटि का कहवा अरेबिका है। तो अरेबिका क्या है? कहवा की प्रजाति है। और कहवा की अन्य दो किस्में हैं जिसका नाम है रोबस्टा और लिबेरिका। तो यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आएगा कि अरेबिका क्या है? तो कहवा की प्रजाति है। रोबस्टा क्या है? तो कहवा की प्रजाति है। लिबेरिका क्या है? कहवा की प्रजाति है। मोचा क्या है? तो कहवा की प्रजाति है। और उलंग क्या है? चाय की प्रजाति है जो ताइवान में होती है। तो सबसे अच्छी कोटि का कहवा अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। और मोचा कहवा यमन देश में उगाई जाती है। यमन। मोचा कहवा कहाँ मिलेगा? यमन में। अच्छा, मक्का में जो व्हाइट बर्ड रोग होता है, व्हाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग किसकी कमी से हो जाती है? जस्ता की। बहुत पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है और हमेशा फंसता है कि धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से, मक्का में व्हाइट बर्ड जस्ता की कमी से। अच्छा, भारत में फूलों की खेती का कितना प्रतिशत भाग आर्किड से प्राप्त होता है? 9%। आर्किड एक रंगीन मनमोहक पुष्पीय पौधा है और इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद्य के रूप में और परंपरागत दवाइयां बनाने में किया जाता है। भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश आर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त है। और किस राज्य को आर्किड स्टेट भी कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। अच्छा, ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेगुमिनस फसल है। और लेगुमिनस फसल में कौन आ जाएगा? वही जिसके जड़ों में राइजोबियम रहता है और वातावरण से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, दलहनी पौधे। तो ग्वार और क्लस्टर बीन एक लेगुमिनस फसल है और ग्वार के बीज ग्वार गोंद उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं और वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। ग्वार अथवा जो क्लस्टर बीन है, ये प्रकार का किस प्रकार का पौधा है? लेगुमिनस है। और इसके बीज से गोंद उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थों के रूप में उपयोग होता है और वैश्विक स्तर पर तेल एवं गैस से उद्योगों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। सेल गैस जो निकाला जाता है, सेल गैस समझते हैं? दो चट्टानों के बीच में जो गैस है ना, उसी को सेल गैस कहा जाता है। तो सेल गैस का निष्कर्षण के लिए, उसको निकालने के लिए इस ग्वार गोंद का उपयोग किया जाता है। और विश्व में ग्वार उत्पादन में भारत प्रथम स्थान है और उसमें भी राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ग्वार का। ठीक है। अच्छा, सुपारी एवं कॉफी, सुपारी माने हुए कसैली एवं कॉफी उत्पादक भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? कर्नाटक। अच्छा, अंगूर के पैदावार के लिए कौन प्रसिद्ध है? नासिक। खट्टे फलों के लिए नासिक प्रसिद्ध है। अच्छा, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। नारियलों को ओइजा होला। कॉफी होला कर्नाटक में, अब मसाला नारियल ये सब केरला में। अच्छा, भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। मसाला उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा केसर उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। करेवा मिट्टी जो हिम नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी है, उसी में सेब अंगूर की खेती अच्छा होता है
और विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक ईरान। ईरान। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन घोषित हुआ है? सिक्किम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि आजकल जानबे करते हैं जैविक खेती। तो जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम। अच्छा, अरहर जो होता है, रहर यानी कि तूर, उसको कहा जाता है लाल चना या पिजन पी। लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास देश के, भारत देश के उत्तर पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। और कपास पर फूल आने के समय आकाश में बादल नहीं होना चाहिए, नहीं तो बादल आएगा तो क्या हो जाएगा? वो फूल हुआ मुरझा गिर जाएगा। पानी पड़ जाएगा, खत्म। पानी में नहीं होता है वो। तो ये बताइए, कपास का खेती अगर 50 कट्ठा में कर दिए हैं तो जब फूल आओ तो बारिश ना होकर चाहिए, तो रउआ लगे पैसा तो बाना, फूल बचाओ खतरा, तो खेत के क्या करे पड़ी? खेत के ऊपर पूरा तिलपार टांगे के पड़ी, ना तो पानी भइल खत्म हो जाए रुई। एक खतरा क्या करे पड़ी? बड़ी बड़ी आदमी से कर्जा लेवे पड़ी, अरे वह कर्जा ले नहीं सकल तो भाग भरोसे कपास पैदा हो। ऐसे सरकार 3 कृषि बिल लावत रहला। बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा कि जब कपास पर फूल आ रहा है तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, पूरा तिरपाल टंगवा दे, और जो पनिया से भीग जाएगा कपास का रुइया, उसी का बतीहर बनता है सबसे, हाँ, खराब वाला का, जो हम लोग पूजा वूजा करने में बतीहर का उपयोग करते हैं, भीग गया है वो। तो लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास देश के उत्तरी पश्चिम भाग में नरमा कहते हैं। और कपास पर जब फूल आने के समय आकाश में बादल नहीं होना चाहिए। विश्व में लंबे रेशे के कपास के उत्पादन और निर्यातक में प्रथम देश कौन है? अमेरिका। अन्न का भंडारण करते समय दाना जो होता है उसमें नमी कितना प्रतिशत होना चाहिए? 10% से नीचे होना चाहिए, ताकि कीट पैदा ना हो। इसे सुखा के बेरी में रखा ला। अच्छा, दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कोबाल्ट। दलहनी पौधों के उत्पादन के लिए कोबाल्ट आवश्यक है। और धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होला है जी। जैसे पूछ दी, धान में खैरा रोग, ऑप्शन में जस्ता के कमी से, ऑप्शन बी में जस्ता की अधिकता से, क्या मानिएगा? कमी से। और मक्का में व्हाइट वर्ड भी जस्ता की कमी से। अब ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण आइए। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में काट ली जाएगी, और इसकी फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी। और खरीफ फसल जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाती है और जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। और इसका ट्रिक है धाग, तीज, बामर। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मसे, मकई और रस से रहर। उसके अलावा है कपास, मूंगफली, मड़ुआ, तिल, सोयाबीन। कपास भी खरीफ फसल है। धाग, तीज, बामर तो याद कर लिए, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, रहर। उसके बाद है कपास, मूंगफली, मड़ुआ, तिल, सोयाबीन। और गर्मा फसल जो है मई जून में बोया जाता है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। और इसका ट्रिक है राम, जूझ, मड़ुआ। जैसे राम से हो गया राई, म से हो गया मक्का, और जू से हो गया जूट, और ज से हो गया ज्वार, और मड़ुआ हो गया, तो राम, जूझ, मड़ुआ। ये सब गर्मा फसल है। अब कुछ जो है कृषि अनुसंधान केंद्र है, जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान जोरहाट, असम में। और कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु, कर्नाटक में। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम, केरल में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर, कर्नाटक में। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, केरल में।
और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में, बड़ी फंसता है याद रखिएगा लोग, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में, और केंद्रीय मिट्टी जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में, और सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 पूसा बिहार समस्तीपुर में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। 1936 में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया और यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना 1929 को की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो प्रश्न पूछेगा IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? 1905 में कर्जन ने किया, पूसा बिहार में। और ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली में 1929 में। अच्छा, जौ जो फसल है जौ, उसका जन्म किस देश में हुआ था? जौ का, मसूर का, सोयाबीन का, चाय का। जौ, मसूर, सोयाबीन और चाय, चीन होगा। अच्छा, गन्ना का, मूंग का, ज्वार का और उड़द का, धान का भारत में। गन्ना, ज्वार, उड़द और मूंग भारत में। अमरूद का अमेरिका, ठीक है। मक्का का मध्य अमेरिकी, गेहूं का मध्य एशिया, तंबाकू का दक्षिण अमेरिका, और वहीं से लेकर पुर्तगाली भारत आए थे दक्षिण अमेरिका से। टमाटर का मैक्सिको, बाजरा के अफ्रीका, कहवा ब्राजील का है, आलू पेरू से लेकर आए थे पुर्तगाली यहां पर। ठीक है, रबर दक्षिण अमेरिका ब्राजील की फसल है। ठीक है, एक प्रश्न और बार बार फंसता है कि भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा गया है: बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। तो बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं को सम्मिलित की जाती हैं जिसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो, और मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। और वहीं लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2,000 से कम के कृषि भूमि को शामिल किया जाता है। तो बार बार यहाँ प्रश्न पूछता है कि भारत में लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितनी भूमि को सम्मिलित किया जाता है? 2,000 से कम, और मध्यम में 2,000 से 10,000, और बृहद में 10,000 से अधिक। अब यहाँ पर यह प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत क्षेत्रफल किस प्रकार की सिंचाई परियोजना का है? छोटी, लघु वाला का 65% है। और विश्व में सर्वाधिक सिंचित देश कौन है जहां सिंचाई ज्यादा होता है? चाइना 21%, और उसके बाद भारत में है 20.2%। और देश में सबसे ज्यादा नलकूप एवं पंप सेट कहाँ है? नलकूप एवं पंप सेट तमिलनाडु में है 18%। और सर्वाधिक नलकूपों की सघनता वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना केरल में है, और केरल के पंबा नदी पर है।